तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रगल एकेडमी में। मैं मिथिलेश सर। आज कक्षा 10 का पहला लेसन वास्तविक संख्या, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले मैंने एक लेक्चर बता चुका हूँ और ये मेरा दूसरा लेक्चर है वास्तविक संख्या का। कक्षा 10 में वास्तविक संख्या लेसन नंबर 1, यहाँ पे लिखा है लेसन 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। आप लोग को याद होगा, अगर नहीं पता है तो आप जाके इसके पहले वाले लेक्चर को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक, तो उसमें आप लोग को वास्तविक संख्याएं के बारे में बता चुके थे और उसमें वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन भी बता चुका था और कुछ होमवर्क दिया था, शायद आप लोग ने लगा चुके होंगे। और यहाँ पर ये मेरा आज लेसन 1 का वास्तविक संख्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न संख्या 3 है। क्या बोल रही है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोले, किसी को कोई दिक्कत है? कल वाले वीडियो में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। वैसे किसी का कमेंट तो नहीं आया था, वरना बताते जरूर उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग रहा है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए कोई कमेंट नहीं किया होगा। ठीक है, चले देखते हैं ये पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा है 8, 9 और क्या चीज 25। इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। बच्चों, मैंने कल की वीडियो में बताया था एचसीएफ में कौन सी पावर लेते हैं, एलसीएम में कौन सी पावर लेते हैं, सब मैंने कल की वीडियो में बता दिया। इसलिए आज इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अगर जो बच्चा पहला वीडियो नहीं देखा है, इसलिए उससे पूरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद देखिए दूसरा वीडियो। गारंटी लेता हूँ कि बहुत ही मस्त समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं। 8 का गुणनखंड करेंगे, काटेंगे 2 से, 2 चौक को 8, फिर 2 से काटेंगे, कितना 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2। 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार, तो पावर में 3 लगा दिया जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 9 लिखा है, 9 को काटेंगे 3 से, 3 तरीके 9, फिर 3 एकम 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? लिखेंगे 3 कितनी बार है? 2 बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो पावर में 3। यहाँ पे 25 लिखा है, 25 को लिख लिया जाएगा और काटेंगे 5 से, 5 5 25, 5 एकम 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 कितनी बार है बच्चों? 2 बार, तो 5 की पावर में 2। अब मैंने बताया था कल कि एचसीएफ निकालने के लिए उभयनिष्ठ लेना होता है, जो सबके पास होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो सबके पास होता है उसको लेते हैं। अब बताओ, इसके पास 2 है तो इसके पास 2 नहीं है, इसके पास भी 2 नहीं है, इसके पास 3 है तो इसके पास 3 नहीं है, इसके पास भी 3 नहीं है। अगर इसके पास 5 है तो इन दोनों के पास 5 नहीं है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे? नहीं है तो क्या करेंगे? 1 से गुणा कर लेते हैं, 1 से गुणा कर लेते हैं। अब देखो, 1 तो सबके पास है, तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 की पावर में 2 3 गुणे 3 के पावर में 2 गुणे 5 के पावर में 2। अधिकतम पावर, एलसीएम में अधिकतम पावर लेते हैं और एचसीएफ में न्यूनतम पावर लेते हैं। ठीक, एचसीएफ में न्यूनतम पावर के साथ साथ उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेते हैं और इसमें सबको ले लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 के पावर में 3 का मतलब होगा 8 गुणे 3 के पावर में 2 का मतलब होगा 9 गुणे 5 के पावर में 2 का मतलब होगा 25। इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 वाटे 200, 25 वाटे 200 और गुणे का 9, कितना? 9 दूना के 18, 1800। बच्चों, इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 1800।
ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी किसी को दिक्कत है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लिया जाए, बहुत ही ज़बरदस्त समझ में आएगा। वरना फिर कमेंट कर लो, नहीं कहीं दिक्कत है तो फिर मैं बता दूंगा उसको फिर से। यहाँ पे दूसरा क्या है, दूसरा है बच्चों 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 12, तो 12 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। यहाँ पे 12 को लिख सकते हैं क्या चीज़, 2 कितनी बार है बाबू, सॉरी 2 कितनी बार है बच्चों, 2 के पावर में 2, गुणे 3 कितनी बार है, 3 के पावर में 1। यहाँ पे 15 लिखा है तो 15 को लिखेंगे 3 से, 3 5 15 और 5 से काटेंगे 5 एकम 5, तो 15 कितनी बार होगा, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर में 1 गुणे 5 के पावर में 1। यहाँ पे 21 को काटो, 21 को काटेंगे कितना से, 3 से, 3 7 21, फिर 7 से काटेंगे 7 एकम 7, तो 21 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर में 1 गुणे 7 के पावर में 1। अब बताओ यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या हो गया, देखो इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है। मैंने बताया था HCF में उभयनिष्ठ लेते हैं और न्यूनतम पावर को लेते हैं। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, सबके पास 3 है, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF 3 के पावर में 1, 3 के पावर, क्या हो रहा है ये, 3 के पावर में 1 मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। HCF कितना हो गया, 3 हो गया बच्चों। और वहीं पर LCM देखा जाए, LCM में क्या होता है, अधिकतम पावर लेते हैं। कौन सी पावर लेते हैं, अधिकतम पावर, 2 के पावर में 2 गुणे 3 के पावर में 1, एक तो ही है ना, एक ही है ना पावर में। अगर कोई अधिकतम पावर, जैसे यहाँ पे 2 रहता अगर तो इसको लेते हैं, यहाँ पे 3 रहता तो इसको ले लेते हैं। फिलहाल तो सबके पास एक ही है तो एक ही ले लेंगे, और गुणे 5 के पावर में 1 गुणे 7 के पावर में 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, सबका गुणा करके बताओ कितना आएगा, 4 तिहाई 12, और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 400, कितना आएगा बच्चों, 420। ठीक है, 420, 4 तिहाई 12, 12 5 60, 7 छक्का 42। ठीक है, 420। तो HCF कितना आ गया, 3, और LCM कितना आ गया, 420। मैंने बच्चों प्रश्न नंबर 3 में पहला क्वेश्चन बता दिया, दूसरा क्वेश्चन बता दिया। अब तीसरा तुम लोग का कर्तव्य है कि होमवर्क रहेगा, और इस होमवर्क में करके कमेंट में जितना आंसर आएगा LCM और जितना आएगा HCF, दोनों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही है। ठीक, और लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो। ठीक है, ये वास्तविक संख्या का लेसन नंबर 1 है। अब देखते हैं लेसन 1 का क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने कंप्लीट कर लिया। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट किया था, तीसरा इसमें हो गया। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। यह है क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया है कि HCF, इन दोनों संख्याओं को 306 और 657 का HCF दिया है 9, तो कह रहा है कि इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करो। HCF वो खुद निकाल के दे दिया, और क्या पूछ दिया हमसे, क्या पूछ दिया, LCM पूछ दिया। चलो, हमने तुमको इसके पहले वीडियो में फार्मूला बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF के। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, HCF गुणे LCM। यहां पर वो दो संख्या क्या है, यहां पर वो दो संख्या है 306, गुणनफल करना है, गुणनफल कर लो, बराबर
इन दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया है बच्चों? HCF कितना दिया है? इन दोनों संख्याओं का HCF दिया है 9। इसके जगह पे 9 गुणे LCM ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। 9 गुणा में इस पर आ गया तो भाग में हो जाएगा, तो 306 गुणे 657 अब बटे का 9 हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या बचेगा? LCM। ठीक, काट लेते हैं। 3 से काटेंगे 3 त्रिके 9, 3 से काटेंगे 3 दहा में 30 और 3 दूना के 6। ठीक, फिर काटेंगे 3 से, इसको काट लिया जाए, काटेंगे तो 3 दूना के 6, फिर हो जाएगा 3 एक कम 3, एक बच गया, मतलब 2 बच गया यहाँ पर, 3 9 27, तो कितना हो गया? 102 गुणे 219 बराबर LCM। अब इसका गुणा करके बताओ कितना आएगा? कमेंट करो फटाक से जल्दी कमेंट करो, इसका गुणा करके बताओ कितना आएगा। कर लिए? कितना आएगा गुणा करने पे? 22 33 8 बराबर LCM। मतलब इसका LCM कितना आएगा? इतना आ जाएगा 22,338। ठीक ना, HCF खुद दे दिया था, LCM हमने निकाल दिया। अब इसी तरह से हो सके तो तुमको LCM दे दे और HCF निकालने के लिए बोल दे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, अगर LCM देगा तो LCM जगह पर रख देंगे और फिर उसको डिवाइड में भेज देंगे इधर से बटे में। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। कहीं भी दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, ताकि उससे मुझे पता चल जाता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। ये क्वेश्चन क्या है? बहुत ही जबरदस्त है, हो सके बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। क्या लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर में n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कह रहा है कि कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए, n क्या है यहाँ पर? n क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूं, समझाने के बाद इसका आंसर क्या होगा उसको मैं लिख के दिखा दूंगा। ठीक है ना, हिंदी में लिखना रहेगा इसको कुछ, तो मैं लिख के दिखाऊंगा। पहले इसको क्या करते हैं समझ लो, आखिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? बोल रहा है कि 6 के पावर में n। n क्या है बच्चों? n है प्राकृतिक संख्या, n है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। n क्या है? प्राकृतिक संख्या है बच्चों। ठीक है, n जब प्राकृतिक संख्या है तो कह रहा है कि n प्राकृतिक संख्या है, और उसकी जगह पर जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। तो जैसे यहाँ पे 6 के पावर में 1 रख दो, 6 के पावर में 2 रख दो, 6 के पावर में 3 रख दो, ऐसे करते करते आओगे 6 के पावर में n हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 6 के पावर में 1 का मतलब होगा 6, 6 के पावर में 2 का मतलब होगा 6 6 के 36। इसका करोगे तो कितना हो जाएगा? 36 में 6 से गुणा करो, 6 6 के 36, 6 से लगा 3 और 6 के 6 6 बाद 18, 18 और 3 21। अब कितना हो गया? 216। कहने का मतलब ऐसे ही 6 के पावर में 4 आएगा, 6 के पावर में 5 आएगा, इन सब का ऐसे निकालोगे आप। तो कह रहा है कि अब प्राकृतिक संख्या n की जगह पर प्राकृतिक संख्या हमने रखा, जब प्राकृतिक संख्या रखा हमने ऐसे रख के चेक किया तो क्या रहा कि जब प्राकृतिक संख्या इनके तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। वह संख्या किस पर समाप्त होगी? 0 पर। देखो कहाँ हो रही है, ये 6 के पावर में 1 रखा तो 6 पे समाप्त हो गई, 6 के पावर में 2 रखा तो 6 पे समाप्त हो रही है, 6 के पावर में 3 रखा तो 6 पे समाप्त, मतलब n प्राकृतिक संख्या कुछ भी रख रहे हैं तो वो संख्या किस पर समाप्त हो रही है? 6 पे समाप्त हो रही है, 6 पे ही समाप्त हो रही है ना, 6 पे समाप्त हो रही है कि नहीं हो रही है? अच्छा, कब 0 पे समाप्त होती है? जैसे 0 पे समाप्त होने वाली संख्या 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये सब क्या हो जाएंगी? 0 पे समाप्त होने वाली संख्याएं। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं? इसके गुणनखंड कैसे हो सकते हैं? 2 गुणे 5। ये क्या हो सकता है? 2 गुणे 5। ये क्या हो सकता है? 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 दूना के 6, 6 5 30। ऐसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 2, नहीं ऐसे 2 गुणे 2 दूना के 4 दूना के 8 गुणे 5, 8 5 40। ठीक, तो अब देखो ये सभी संख्याएं किस पर समाप्त होंगी? 0 पर समाप्त होंगी। देखो ना, सभी संख्याएं 0 पर समाप्त हो रही हैं, नहीं समाप्त हो रही हैं?
सभी संख्याएं जीरो पे समाप्त हो रही हैं। अच्छा, जीरो पे समाप्त कब होने के चांसेस हो जाते हैं, कब होने के चांस बढ़ जाते हैं? जब उनके अभाज्य गुणनखंड में, जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 होगा तो वो संख्या गारंटी है कि जीरो पर समाप्त होगी। लेकिन यहाँ पे अगर 6 का गुणनखंड किया जाए तो 2 गुणे 3 होता है, 2 गुणे क्या होता है? 3 होता है। अब बताओ 2 तो है, क्या 5 है इसमें? अगर 5 होता बच्चों तो यह संख्या जीरो पे समाप्त हो जाती, लेकिन यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 होना चाहिए। एक बार 2 और एक बार 5 अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में है तो वह संख्या जीरो पे समाप्त होगी। अब जैसे यहाँ पर 10 में देखो 2 और 5 है, 20 में देखो 2 2 5 है, तो कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं क्या चीज? 2 के पावर में 2 अगुणे 5। एक बार तो है ना, कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 तो है ना। अगर एक बार 2 और एक बार 5 होगी बच्चों तो वह संख्या जीरो पे समाप्त हो जाएगी। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाती है, जैसे यहां पर 30 ले लिया जाए, इसमें 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, कहने का मतलब उसके अलावा कोई भी संख्या आ जाए, लेकिन उसके पूरे गुणनखंड में अगर 2 है और 5 है तो पक्का है कि वह संख्या जीरो पे समाप्त होगी। उसके अलावा चाहे कोई भी संख्या आती है, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन उसमें 2 और 5 होना चाहिए। ठीक, अब जैसे यहां पे देखो इसके पास भी 2 और 5 है, 2 और 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 के पावर में 3 अगुणे ये हो जाएगा 5। कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 होना चाहिए। अब कुछ के दिमाग में आ रहा है सर यहाँ पे 2 तो है ना, तब क्यों नहीं हो रहा है? बच्चों 2 है, मैं भी मान रहा हूं कि 2 है वहां पर, लेकिन 5 तो नहीं है ना। हो सके कोई ऐसी संख्या हो कि अगर यहां पे 5 होगा और 2 ना हो तो भी वो जीरो पे समाप्त नहीं होने वाली है। जीरो पे तभी समाप्त होगी जब उसके पास 2 और 5 दोनों होगा। जब 2 और 5 दोनों होगा तभी बच्चों वो संख्या जीरो पे समाप्त होगी, अन्यथा वो जीरो पे समाप्त हो ही नहीं सकती। इसका मतलब यहाँ पे 6 का गुणनखंड क्या? 2 गुणे 3 आया, और जब 2 गुणे 3 आया, इसके पास 5 नहीं है, कतई नहीं ये जीरो पे समाप्त होने वाली संख्या है। चाहे n का मान 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, मैंने 3 एग्जांपल लिया। 1 लिया तो भी 6 पे समाप्त हुई, 2 लिए तो भी 6 पे समाप्त हुआ, 3 लिए तो भी 6 पे समाप्त हुआ, ऐसे 4 5 6 10 50 कुछ भी ले लोगे, लेकिन वो जीरो पे समाप्त नहीं होगी, हमेशा 6 पे ही समाप्त होगी। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो इसी बात पर एक कमेंट प्यारा प्यारा से कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर मैं बता रहा हूं यहां पर देखो। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिख सकते हैं इस तरह से। क्या बोला गया है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से, क्या बोला गया है बच्चों? 2 और 5 बोला गया किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, कोई संख्या दी रहेगी उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से, कैसे अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या जीरो पर समाप्त होगी। किस पर होगी? जीरो पर समाप्त होगी। कब समाप्त होगी? जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होगा तो वह संख्या जीरो पे समाप्त होगी, अन्यथा जीरो पे समाप्त होने वाली नहीं है। अच्छा, यहां पे लिखा है 6 के पावर में n, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 तो ही होगा ना। अब यहाँ पे पावर में n, तो 2 के पावर में n और 3 के पावर में n। अच्छा बताओ यहाँ पे 2 तो है, 5 तो नहीं है ना, 5 नहीं है तो क्या लिखा गया है? 6 के पावर में n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। क्या उपस्थित नहीं है? 5 उपस्थित नहीं है। अतः 6 के पावर में n किसी भी प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन वह जीरो पे समाप्त नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने लिखा इस क्वेश्चन का आंसर, अगर इस तरीके से आप बोर्ड में छाप के आते हैं तो पूरा गारंटी लेता हूं कि एक भी नंबर कटने लायक नहीं है, कहीं से एक नंबर तक नहीं कट सकता आपका। आप
पूरा विश्वास के साथ, पूरी गारंटी के साथ मैं लेता हूं कि एक नंबर नहीं कटेगा अगर इस तरह से बोर्ड में छाप के आएंगे तब। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बोलो जी। किसी को कहीं दिक्कत है? किसी को कहीं दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो इसी पे एक उदाहरण है, इसी पर एक उदाहरण है, देखो यहां पर एक उदाहरण है। क्या है? बोला गया कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या, यहां पे क्या रहेगा, 4 की पावर में n, 4 की पावर में n पर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको आप लोग को होमवर्क देता हूं। आप बोलेंगे सर होमवर्क बहुत देते हैं। होमवर्क आप लोग के फायदे के लिए दिया जाता है, ताकि आप होमवर्क करेंगे, आपका दिमाग खुलेगा। और पेपर में देखो, पेपर में मैं नहीं जाऊंगा बैठने, पेपर में तुम जाओगे बैठने, तो तुम्हें याद होना चाहिए कैसे कैसे क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार लगेगा। इसलिए हम होमवर्क देते हैं आप लोग को, ताकि आप लोग उसका आंसर बाकायदे से लिख सकें। समझ में आ रहा है? ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा बच्चों, होमवर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यह है क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य क्यों है। बताना है कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य क्यों है। भाज्य क्या होता है, सबसे पहली बात समझ लो। भाज्य लिखा गया है, भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनको 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसको 2 या 2 से अधिक बोला गया है, 2 या 2 से अधिक उसके गुणनखंड होंगे तो वह संख्या भाज्य कहलाएगी। ठीक ना? तो हमें चेक करना है कि यह संख्या भाज्य क्यों है। क्यों है? अगर इसका गुणनखंड 2 या 2 से ज्यादा हो जाता है तो बोलेंगे यह संख्या भाज्य है। अगर 2 से कम होती है तो बोलेंगे यह संख्या भाज्य नहीं है। समझ रही बात? ठीक है, भाज्य का मतलब उन्हें बता दें, ऐसी संख्या जिनको 2 या 2 से अधिक संख्या के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सके उसे भाज्य कहते हैं। ठीक ना? अब यहां पे क्या लिखा है? 7 × 11 × 13 अब प्लस का 13 है। इसको तुम 2 तरीके से कर सकते हो। क्या कर सकते हो? या तो तुम इन सब का गुणा कर लो और फिर +13 कर लेना, लेकिन उन सब का गुणा करके +13 करोगे फिर उसका गुणनखंड करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि यह संख्या इसके कितने गुणनखंड है। जब तुमको 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड मिल जाएंगे तो बोलेंगे यह संख्या भाज्य है। लेकिन मैं बता रहा हूं जिस तरीके से उस तरह करो कि तुम्हें गुणनखंड करना ना पड़े। तो यहां पे क्या करेंगे? 13 देखो इसके पास है और 13 इसके पास है, 13 को कॉमन ले लेंगे। 13 क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो इसके पास क्या बचेगा? 7 × 11 और प्लस यहां से 13 बाहर आ गया और यहां से 13 बाहर आ गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये हो गया आपका 13 × 11 7 77 और 77 में जोड़ो तो 78। अब बताओ इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हुए कि नहीं हुए? यहां पे गुणनखंड तो नहीं करना पड़ा ना, तो यहां पे लिखेंगे कि अतः यह संख्या भाज्य है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है इसलिए यह संख्या क्या है? भाज्य है। और यहीं पे इसको देख लेते हैं क्या है बच्चों। क्या लिखा गया है कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अब प्लस का 5 है। कर लोगे क्या तुम लोग? सेम इसी तरह से करना रहेगा जैसे इसको करना है।
जैसे उसको मैं किया हूं इसी तरह से इसको भी करना है। चलो मैं एक करके देता हूं। देखो यहाँ पे इन सभी संख्याओं में और इसमें 5 कॉमन है, तो 5 को बाहर ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 तो बाहर आ गया, बच गया 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस यहां से जब 5 बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। समझ आ रहा है? अब इन सब का गुणा करो, इन सब का गुणा करो और फिर उसमें +1 कर दो। इन सब का गुणा करके +1 कर देना। इन सभी का जब गुणा करोगे और +1, चलो मैं कर देता हूं। 7 छक्का 42 और 42 में जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 42 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 दूना के 8, 4 चौक को 16। 7 छक्का 42 और 42 में 4 से गुणा किया तो 4 दूना के 8 और 4 चौक को 16, उसमें 3 से गुणा करेंगे 8 तरीके 24, 24 को 4 हंसी लगा 3 और फिर 6 18, 18 दो 20, 20 को हंसी लगा 2 और फिर 3 एकम 3 और 3 अदू 3 दू 5। अब क्या करेंगे यहां पर कि इसमें 2 से गुणा कर लेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 4 दुना के 8 0, 5 दुना के 10, कितना गया बच्चों, ये हो गया 5 गुणे इसका गुणा किया कितना गया 1008 और प्लस का 1 यहां पे लिखा गया है। यहां पे हो गया ये 5 गुणे 1008 और 1 9। अब यहां पर भी इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए बच्चों, 2 से ज्यादा है कि नहीं है, तो यही लाइन पूरा कॉपी कर देंगे। यही लाइन कॉपी करके यहां पे लिख देंगे। लिखेंगे अतः यह संख्या भाज्य है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आई होगी। कहीं भी आपको दिक्कत है, परेशानी है तो आप एक बार कमेंट कीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को जरूर अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए मेरा कर्तव्य है आपको पढ़ाना और आपको सफल बनाना और आपका कर्तव्य ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में आपकी ये पहली प्रश्नावली 1.1 वाली प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त हो गई। अगली वीडियो में 1.2 वाली प्रश्नावली लेके आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरा भी मनोबल टूटे ना और आपका भी मनोबल टूटे ना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।